हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। जैसे कि हमारा चैप्टर स्टार्टअप था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसका ये सेकंड पार्ट है विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उसको फर्स्ट पार्ट को देख लो, देन सेकेंड पार्ट पे आना। ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में अकाउंटिंग एजम्पशंस को देखा था, 3 एजम्पशंस को पढ़ा था। नाउ हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हम उनको पहले देखेंगे, देन सेकेंड काइंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस को देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सिंपल सा है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस जो है या फिर जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी मतलब क्या होता है? एक सेपरेट पहचान है। ठीक है, वो अलग है और जो बिजनेस का ओनर है वो अलग है। दोनों को उसने सेपरेट कर दिया। ओनर और बिजनेस एक नहीं है, ओनर और कंपनी एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दोनों की एंट्रीज जो होगी वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो अगर किसी ओनर ने अपने ही बिजनेस में से कोई गुड्स वगैरह परचेज़ किया तो हम एज अ कंपनी में, जैसे कंपनी की बिजनेस बुक बना रहे हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें हम उसको एज अ सेल ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ओनर ने ले लिया तो वो एक ही है, वो ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बिजनेस में हम उसको एज अ सेल दिखाएंगे और जो ओनर की बुक होती है वो उसमें अलग एंट्री करेगा, तो वो दोनों सेपरेट हो जाती है, दोनों की सेपरेट एंटिटी हो गई। अब जो प्रोप्राइटर होता है वो एज अ क्रेडिटर, बिजनेस में एज अ क्रेडिटर ट्रीट होता है। अब ये एज अ क्रेडिटर क्यों ट्रीट होता है? जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड करा था कि जब बिज़नेस स्टार्टअप होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो ऑनर होता है, वो क्या लाता है? कैपिटल लेके आता है। ठीक है, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए अपना पर्सनल जो होता है एसेट्स लेके आता है, अपने पर्सनल कैश वगैरह लेके आता है, कैपिटल लेके आता है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो जो कैपिटल लेके आता है वो जो एट द एंड वो कैपिटल भी तो रिकवर होगा ना, जो मैंने लास्ट में समझाया था। कैपिटल भी जब रिकवर हो जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको मेन एज अ प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। तो सिमिलरली जब अगर हम ये बोल रहे हैं कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है तो उसने जो कैपिटल लगाया था वो भी तो वो लेकर ही जाएगा ना। तो इसीलिए जो हमारा प्रोप्राइटर होता है वो क्या? क्रेडिटर एज अ टर्म बिज़नेस का होता है, क्योंकि हम बिज़नेस में जो भी जिसने भी हमें कुछ दिया होता है वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है, जिसको हमें एज अ रिटर्न करना है। तो प्रोप्राइटर को भी हमें जो उसने हमारा कैपिटल लगाया था वो एट द एंड रिटर्न करना होता है। तो प्रोप्राइटर जो होता है वो ट्रीट कैसे होता है? क्रेडिटर से। आई होप आपको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल समझ में आया। नाउ सेकेंड वन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये तो सिंपल सा है, इसमें बस इतना ही है कि हम वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे जो काउंट हो सके किसमें? मनी में। जो ट्रांजेक्शन्स जो भी रिकॉर्ड कर सकें वो मनी में होगा, उसी को ही हम ट्रांजेक्शन्स में लेके आएंगे अकाउंटिंग में, वरना नहीं। जैसे मान लीजिए लास्ट में अभी हमारा कोरोना आया था, ठीक है, पेंडेमिक टाइम आया था, उस टाइम पे हमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, बट हमें मतलब हम वो काउंट नहीं कर पाए कि हाँ वो पर्टिकुलर कितना नुकसान हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ होगा, किसी को कम हुआ होगा। बट अगर किसी बिज़नेस में, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसके वहाँ पे कोई चोरी हो गई, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर रिकॉर्ड है, मनी में रिकॉर्ड्स हैं या फिर एक टर्म्स में रिकॉर्ड है, ठीक है, तो हम उसका नुकसान जो है वो एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि इस बिजनेसमैन को चोरी की वजह से इतना लॉस हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर डाटा है ना हमारे पास, तो हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो ट्रांजेक्शन्स क्या हो? मनी में हो सके, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है। नाउ थर्ड वन, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब क्या होता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया, सारी जनरल एंट्रीज वगैरह कर ली, सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली, एट द लास्ट सारी चीज़ें ऐसी एज इट इज़ चल रही हैं। अब हम काउंट कैसे करें या फिर हम कब काउंट करेंगे कि हाँ जो हम चीज़ें चला रहे हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम ये सब कब देखेंगे? क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर पीरियड ही नहीं है, हम काउंट कब करेंगे? तो इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये बोला जाता है कि एंटायर लाइफ में एक डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल्स को। ठीक है, वो टाइम इंटरवल्स कितना होता है? 12 मंथ का। 12 मंथ मीन्स 1 ईयर। और जो अगर अकाउंटिंग ईयर बोल दूँ या फिर फाइनेंशियल ईयर बोल दूँ, वो कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा और 31 मार्च में एंड होगा। जैसे कि अब 2023 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2023 को एक अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा।
विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और इन्हीं 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं 12 मंथ्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी, जो भी सेल हुई होगी, जो भी परचेज हुई होगी, ये सारी चीज़ों को काउंट किया जाएगा। उनके बेसिस पे ही ये पता लगाया जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, एक पर्टिकुलर हमें पीरियड मिल गया। वरना तो हम यूं ही चलते रहते कुछ पता ही नहीं। जैसे एग्ज़ाम हो जाते हैं ना कि 1 ईयर में आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे, तभी आप नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे या पास आउट होंगे। तो अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही है। 1 ईयर का एक कॉन्सेप्ट है, 1 ईयर का एक इंटरवल है, उसके बाद ही 1 ईयर में काउंट होगा कि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, आपकी कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, कैसे कैसे फर्दर चेंजेस करने हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये हिस्टोरिकल वर्ड आ रहा है। हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो एसेट्स होते हैं, जब भी हम कंपनी में कोई एसेट्स लेके आते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो जब कोई भी कॉस्ट, मान लीजिए अगर मैं कोई भी एसेट लेकर आई, अगर मैं कोई भी एसेट लेकर आई, वो कितने का है, उस टाइम पर जब मैं लेकर आई हूँ, उसको परचेज़ किया है, वो 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में वही 1 लाख रुपीज़ ही शोन करूँगी, मतलब लिखूंगी 1 लाख रुपीज़ एसेट लेकर आई कंपनी में इतना, ठीक है। एसेट्स कोई भी चीज़ आप एज्यूम कर लो, ठीक है, उसकी कॉस्ट मैं उतनी ही लिखूंगी। अगर इन फ्यूचर, अब क्या हुआ, इन फ्यूचर उसकी कॉस्ट एप्रिशिएट भी हो सकती है और डेप्रिशिएशन भी हो सकता है। अगर उसकी कॉस्ट बढ़ गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। बट जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, हमारे लिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या करेगी, सेम ही रहेगी, 1 लाख रुपीज़। हमें मतलब नहीं है कि हमें मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या हुआ कि वो 1 लाख रुपीज़ 60,000 में कन्वर्ट हो गई, या 1 लाख रुपीज़ 150,000 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई, उसी वैल्यू, उसकी एसेट्स की वैल्यू कन्वर्ट हो गई। हमारे लिए तो 1 लाख ही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट की यही बोलता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है वो तभी काउंट होती है, तब से ही काउंट होती है जब वो कंपनी में लाया जाता है या बिजनेस में एंटर्ड होता है। उस टाइम पे उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वही कॉस्ट उसकी फर्दर भी रहेगी, इन फ्यूचर कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें, और उनकी उसी वैल्यू पर ही आगे की ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। नाउ ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अभी डेबिट और क्रेडिट क्या है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होता है। तो अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो आपका क्या है, प्रॉफिट है। अगर आपका प्रॉफिट है तो जहाँ से आपके पास वो पैसा आया है तो वो वहाँ उनका तो वो लॉस ही हो गया ना। तो ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर आपका प्रॉफिट है तो किसी जिसने आपको पैसा दिया है उसका लॉस होगा, और अगर आपका लॉस है तो उनका प्रॉफिट होगा। दोनों ही चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों के ही होते हैं। ये अलग बात है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या उनका प्रॉफिट हो रहा है, या आपकी लॉस हो रही है या उनकी लॉस। एग्जाम्पल में ले लो कि अगर आपको एक तरीके से मैं बोल दूँ, बच्चे होते हैं ना, टॉफ़ी खाने के लिए पैसे लेते हैं पापा से, मम्मी से, किसी से भी पैसे ले लेते हैं। तो क्या होता है, आपके लिए तो वो प्रॉफिट हो गया, आपको पैसे मिल गए, बट आपकी फैमिली का भी तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही था ना वो, तो उसी टाइम उनका तो एक तरीके से नुकसान हो गया। वही चीज़ें हैं कि एक तरफ से अगर नुकसान है तो एक तरीके से फ़ायदा है। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही होता है। और इसको दिस सिस्टम रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है ना। था मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मतलब जो भी रिवेन्यू है पर्टिकुलर, उस रिवेन्यू का जो भी चार्ज होता है वो उसी टाइम ही, एग्जैक्ट उसी टाइम ही कट आउट हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर मैंने 1 ईयर में 20,000 रुपीज़ की क्या की, सेल की, या फिर 20,000 रुपीज़ मैंने कमाए, बट उसमें जो 15,000 रुपीज़ या 12,000 रुपीज़ मैंने खुद लगाए थे, ठीक है, सेल आउट करने से पहले खुद लगाए थे। तो प्रॉपर जो है 12,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद ही जो मेरा रिवेन्यू आएगा वही मेरा एक्चुअल रिवेन्यू है, ठीक है, वही मेरा एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल इनकम है। तो मैं उसको उसी में से माइनस कर लूँ, उसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितनी है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस 3 टाइप्स की हैं, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोज, कन्वेंशंस ऑफ मैटेरिटी और कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सिज्म। ये 3 टाइप्स के हैं। फुल
फुल डिस्क्लोज़र क्या है? फुल डिस्क्लोज़र में सिंपल सा प्रोसेस है, या सिंपल सा एक तरीके से बोल दूँ कन्वेंशंस हैं, ये बोलता है कि कंपनी में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो एज इट इज़ वही चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी होनी चाहिए। मतलब कुछ भी छुपाओ मत, सारी चीज़ें बता दो, सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दो, ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक है, कंप्लीटली सारी रिकॉर्ड कर दो एक फॉर्मेट बेस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिप्रेजेंट कैसा होता है, कैसे होती है अकाउंटिंग, वही मतलब बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, उनमें प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया होता है, एसेट्स एक तरफ, लाइबिलिटीज़ एक तरफ, और ये सारी चीज़ें एक तरफ, पर्टिकुलर सारी चीज़ें हेड वगैरह हेडिंग दी होती है कि कोई भी चीज़ें ना छूट ना जाए। तो यही चीज़ है कि ये कन्वर्जेसन भी यही है कि आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज करो, कोई भी चीज़ मत छुपाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही बोलता है। सेकेंड वाला कन्वर्सेशन ऑफ मेटेलिटी, ये क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट है किसकी? फुल डिस्क्लोजर का, बिल्कुल अपोजिट। ये क्या बोलता है कि सारी चीज़ें बता दो, सब चीज़ डिस्क्लोज कर दो। बट मेटेलिटी ये बोलती है कि अगर कोई ऐसी इनसिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स या फिर इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो बताना ज़रूरी नहीं है, तो उसे आप डिस्क्लोज मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है डिस्क्लोज करने की। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ आप डिस्क्लोज़ नहीं मत करो, मत करना। ठीक है, ये बोलता है। तो ये हुआ ना इसका बिल्कुल अपोजिट। इसने क्या बोला था कि सारी चीज़ें बता दो। अब ये क्या बोल रहा है, अगर कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें ये जो होती हैं, जो ज़रूरी नहीं होती, उसको आप मत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, अगर आप बोल सकते हो। ठीक है, देन थर्ड वन, कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्वेशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जन बोलता है कि अगर आपको ये पता है कि इन फ्यूचर कोई भी लॉस होने वाला है, जैसे हमें होता है ना कि हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ से हमें लॉस हो जाएगा, हमने यहाँ पे कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रखी है, बट हमें डर है कि वो चीज़ डूब ना जाए, मे बी वहाँ से लॉस हो सकता है कंपनी को। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी एंटिसिपेटेड लॉस की, मतलब आपको एजम्पशन होता है कि हाँ इसमें लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करो, उसी टाइम उसके लिए कुछ अमाउंट ना सेव करना स्टार्ट कर दो, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में सेव करना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा, इन फ्यूचर जब आपको वो लॉस होगा, तो उससे आपको आपकी कंपनी पे या फिर आपके बिजनेस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। क्यों? क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो रहे हो उस चीज़ के लिए, पहले से थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहे हो। तो जब अगर आपको लॉस हो भी गया, तो आप क्या, उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगे। बट अगर आपको क्या लॉस हो रहा है, एंटिसिपेटेड लॉस रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट रियलाइज़ हो रहा है लॉस के टाइम पे, तो आप क्या करोगे, उसके लिए थोड़े थोड़े सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे। जब अगर बाई चांस हो गया लॉस, तो आपको इतना बड़ा झटका ना लगे, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो रहो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे ये प्रॉफिट होने वाला है, तो वो किसी को मत बताओ, उसके लिए कोई खुशी भी मत करो। कहते हैं ना कि खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हमें यहाँ पे मुनाफा होने लगा है और हम सबको बोलने लगे या फिर कुछ करने लगे, तो खुशियों को नज़र लग जाती है। तो इसमें भी सिमिलर है, ये भी वही बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन फ्यूचर हमें इस चीज़ से प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उसको डिस्क्लोज मत करो, कुछ मत करो। मे बी प्रॉफिट हो भी सकता है, मे बी ना भी हो, हमें श्योरिटी तो नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। बट अगर लॉस होने वाला है, अगर हमें ये पता चल जाए कि लॉस होने वाला है, तो हाँ उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा हम सेव कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है, और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन भी किया गया। अब ये क्या होता है, एक पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ है, मतलब कि ये एक तरीके से सेफगार्ड ही हो गया। मतलब हम एक तरीके से सेफगार्ड इसके लिए इसको बोल सकते हैं कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए? एक ऐसे लॉस के लिए जो इन फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सेविंग्स भी रह जाएगी। बट अगर हो भी गया, तो हमारे पास एक लाइफ सेफगार्ड तो है, जिसके बेसिस पे हमें इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा, हम रिकवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ में आए हों। ठीक है, अब उसके बाद एट द लास्ट थोड़े से डिफरेंस बिटवीन हैं, किसमें, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पे और अकाउंटिंग के कन्वेंशंस पे, उसको देख लो। देन योर चैप्टर थर्ड इज़ ओवर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लीगल पोजीशंस जो होती हैं वो क्या है? अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैविंग अ लीगल एक्सेप्टेंस, ये क्या है? अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो लीगल एक्सेप्टेंस है, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है। बट अकाउंटिंग के कन्वेंशंस जो हैं वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है बेस्ड ऑन कस्टम एंड जनरल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के बेसिस पे
बेस्ड होते हैं, गाइडलाइंस है। अगर ये मतलब एक तरीके से बोल दूँ ना कि कोई गाइडलाइंस है, आपको न्यूज़पेपर वगैरह पे बहुत जगह गाइडलाइंस मिलती है। गाइडलाइंस का मतलब पता होता है कि हाँ ये रूल्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये वही चीज़ होती है कि आप फुल डिस्क्लोज ही करें। अगर मेटिलिटी में आ गया तो अगर जो चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी हैं उनको, अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उनको रहने दें। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर कोई लॉस होने वाला है थर्ड में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें पहले चीज़ें। तो ये गाइडलाइंस है, ये आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी। ओके, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Accounting concepts are the basic assumptions on the basis of which transactions are recorded and accounts are mean trained, ओके, maintained। अब क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक एजम्पशंस है। ऑब्वियसली पहले भी बताया था कि ये एजम्पशंस है, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अनुमान लगा रहे हैं जिसके बेसिस पे ही हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक एजम्पशंस में आते हैं। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तो एजम्पशंस नहीं है ना, ये तो फुल्ली एक गाइडलाइंस हो गई। तो ये क्या है, कन्वेंशंस आर रिकॉर्डेड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो इनको ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डिस्क्लोजर में भी बताया था कि बैलेंस शीट में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इस तरफ लाइबिलिटीज़ इस तरफ होती हैं, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ छूट ना जाए, सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाए, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उनके बेसिस पे ही हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, फुल डिस्क्लोज़ करते हैं। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मेटेलिटी में जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, उन्हें हम डिस्क्लोज़ नहीं करते। और एजम्पशंस, अगर हमें लग रहा है कि एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो यही थे इन दोनों के मेन डिफरेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। एंड वन थिंग गाइज, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन।